लोग, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवन दस्तावेज पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संविधान के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे चुका था और उस वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि भारतीय संविधान कब, कैसे और किस हालातों में तैयार हुआ था। फाइनली संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और उस समय से लेकर आज तक हमारा संविधान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है नए सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में मर्ज हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर भी संविधान से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको ये वाला चैप्टर पहले समझाया है। इससे पहले हम संविधान के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी ले चुके थे और आज की इस वीडियो में हम लगभग पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय संविधान एक जीवंत, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जीवंत का मतलब होता है दोस्तों कि क्या भारतीय संविधान एक जीवंत, यानी क्या उसमें कोई जान है। जान का मतलब यहाँ से है कि वो एक परिवर्तनशील डॉक्यूमेंट है। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि एक डायनेमिक टेक्स्ट है, क्योंकि उसके समय अनुसार, भारतीय संविधान में समय अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस अध्याय में लगभग हम इसी पे चर्चा करेंगे और यहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज कैसे है और भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको आज की वीडियो में लगभग पूरा चैप्टर कवर करवाने की कोशिश करूंगा और आज के जो हमारे मुख्य टॉपिक है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्या भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, अगर है तो वो किस तरीके से जीवन दस्तावेज है। फिर भारतीय संविधान की एक विशेषता, भारतीय संविधान कठोर व एक लचीले का मिश्रण है, अगर वो है तो किस तरीके से है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस अध्याय का जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया वो है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, यानी क्या प्रोसेस है कि भारतीय संविधान में जब संशोधन होता है। तो आज इस वीडियो में हम सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वेश्चन, संविधान संशोधन के प्रकार, संविधान संशोधन होने के अधिक कारण और भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल संशोधन कौन सा है, वो 42वां संशोधन है, उसको भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और संविधान की मूल संरचना। तो दोस्तों, ये 7 से 8 टॉपिक थे जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी थे और इस चैप्टर में इन टॉपिकों के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट भी करें कि हमारी वीडियो कैसी है। अगर कोई गलती हो तो आप हमें बताइए, हम आपकी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक यह है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है। आपको पॉइंटों को ध्यान रखना है, मैं एक एक करके आपको पॉइंट को समझाऊंगा और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान क्या होता है। संविधान समाज की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व होता है, यानी संविधान समाज की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और समाज की जो आकांक्षाएं होता है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हर देश का अपना एक शासन व्यवस्था होती है और शासन व्यवस्था अगर शांतिपूर्ण हो तभी लोग अपना अच्छे से स्वयं का विकास कर पाते हैं। लेकिन संविधान जब हमारा बना था वो 50 का दौर था, 1950 का दौर था। उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय का माहौल एक अलग था। लेकिन समय अनुसार समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों की जीवन शैली बदलती है, लोगों की आदतें बदलती हैं, तो उसी के अनुरूप हमारे संविधान को भी बदलना होता है। इसी को हम यहाँ परिवर्तन कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस की भाषा में से हम संशोधन कहते हैं। तो आप एक वर्ड ध्यान रखना, संशोधन यानी अमेंडमेंट। इसका मतलब होता है जब संविधान में हमें बदलाव या परिवर्तन करना होता है तो हम संशोधन का सहारा लेते हैं और संशोधन होना ही ये दर्शाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत या एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो भारतीय संविधान एक कैसे जीवन डॉक्यूमेंट है, उस आधार पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि भारतीय संविधान
में संवैधानिक संशोधन। देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में पूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है कि यदि संविधान में किसी प्रकार का बदलाव चाहिए तो उसमें संशोधन का तरीका क्या होगा। 1950 में भारतीय संविधान तैयार हुआ था और लगभग अभी तक भारतीय संविधान में 103 से ज़्यादा संशोधन, ध्यान रखना दोस्तों, 103, हालांकि मैंने 101 लिखा है, वो पिछले साल के नोट्स है। अगर मैं आपको वर्तमान का डाटा दूं तो 103 आपको ध्यान रखने, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो इसका आंसर है 103। उसके बाद भारतीय जो संविधान है वो एक लचीला संविधान है। दोस्तों, लचीले संविधान का अर्थ यहाँ पर होता है कि संविधान के कुछ विषयों पर, सभी विषयों पर नहीं, कुछ विषयों पर हमें कोई विशेष प्रक्रिया या जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। इसको हम बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 2 और 3, इसका डिस्क्रिप्शन या इसकी डिटेल मैं आपको अगले क्वेश्चन में दूंगा। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखता है, वह है संसद के कानून। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉ मेकिंग है या जो कानून का जो निर्माण है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संसद के पास है, और भारत की इकलौती संस्था संसद ही है जो कानून का निर्माण करती है। जब भारतीय संविधान में कोई नया कानून जुड़ता है तो उसी से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। अब कानून का निर्माण किस लिए किया जाता है, इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे, नहीं तो मैं आपको 5वें अध्याय में आने वाली वीडियो में इस बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दूंगा। उसके बाद संविधान को जीवन दस्तावेज, न्यायिक निर्णय। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको समझना चाहिए, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। हमारी न्यायपालिका भी संशोधन में थोड़ी बहुत भूमिका निभा देती है, लेकिन आपको याद रखना डायरेक्ट रूप से नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई केस जब न्यायपालिका में जाता है और वो लगता है कि कुछ संशोधनों के या कुछ अनुच्छेदों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उस समय डिसीजन देती है, वर्डिक्ट देती है कि भाई ये जो कानून है, या जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, ये कानून जनता के अनुरूप नहीं है, इसको बदलना चाहिए। फिर निर्भर करता है वर्तमान की गवर्नमेंट पे, क्या वो उसको बदलेगी या नहीं बदलेगी। जैसा कि अभी हम एक उदाहरण मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे एक 1986 में शाबानो केस हुआ था। शाबानो केस में क्या हुआ था कि एक 62 साल की बुजुर्ग महिला जो मुस्लिम थी, उस महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया था। उसके बाद वो कोर्ट, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद वो कोर्ट में गई और कोर्ट में काफ़ी सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जो दिया वो शाबानो के पक्ष में दिया। अब इससे हुआ ये कि उस समय 3 तलाक हमारे देश में मान्य था। अब यहाँ से जो शाबानो के पति थे, वो उनका भी तर्क ये था कि कानून के हिसाब से 3 तलाक जायज़ है, लेकिन अगर हम मानवता या मॉरलिटी की बात करें तो 62 साल की एज में किसी को भी तलाक देना उचित नहीं है। और इसी चीज़ का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में शाबानो के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम प्रोटेक्शन वुमेन लॉ के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उलट दिया। तो शाबानो केस की मैं आपको फिर कभी और अच्छे से डिटेल दूंगा, लेकिन यहाँ मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि कभी कभी जो जुडिशियल निर्णय होते हैं या जो डिसीजन होते हैं न्यायपालिका के, वो भी कभी कभी संशोधन करने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं। उसके बाद 5वां और अंतिम पॉइंट है गतिशील संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान एक गतिशील है, एक डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है, गतिशील का मतलब होता है कि जो समय अनुसार लोगों के तनावों के या समस्या के अनुसार बदलता रहता है। तो आप इन पॉइंटों के आधार पर कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान जो है वो एक जीवन दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लगभग 2 से 4 मार्क्स में आ सकता है कि क्या भारतीय संविधान कठोर व लचीले का मिश्रण है। तो आपका आंसर हाँ होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान कठोर भी है और
लचीला भी है, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है। अब कठोर संविधान का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। वह संविधान जिसमें संशोधन आसानी से नहीं होते, क्योंकि इन प्रकार के संशोधनों में हमें 2/3 2/3 मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं। यदि मान लीजिए संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करना हो, केंद्र व राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करना हो, तो उस समय में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और इसी को हम कठोर संविधान कह सकते हैं। अब 2/3 बहुमत क्या होता है, ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। कठोर संविधान का एक अच्छा सा उदाहरण है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान को बने हुए लगभग 150 से 200 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ 30 से 40 संशोधन ही आज तक हुए हैं, तो वो कठोर संविधान का एक उदाहरण है। फिर भारतीय संविधान लचीला भी है। लचीला कैसे हैं, देखते हैं। भारतीय संविधान एक लचीला संविधान इस प्रकार है कि जिसमें संशोधन आसानी से हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में कुछ संशोधनों के लिए मैंने ऊपर आपको बताया, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधनों के लिए हमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2, यदि हमें किसी राज्य का नाम बदलना है तो उसके लिए हमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं चाहिए, हम उस राज्य का नाम बदल सकते हैं या किसी जगह का भी नाम बदल सकते हैं। और ऐसे उदाहरण आपने अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। लचीले संविधान का एक अच्छा सा उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। लेकिन मैं आपको बताऊं तो भारत का जो संविधान है वो लचीले व कठोर का दोनों का मिश्रण है, यानी वो मिक्स है। ठीक है, अब हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन पे विशेष फोकस रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। 100% जिसके चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन पेपर में आने के। तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, यानी भारत का जो संविधान है उसमें जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको एक वन वर्ड में एक आंसर दूं तो अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 भारतीय संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो कभी कभी यहाँ पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करता है, तो आपका आंसर सरल होना चाहिए, आर्टिकल 368। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसमें 3 टाइप के प्रोसेस दिए हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों प्रोसेस अलग अलग विषयों के हिसाब से बदले जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है संसद में सामान्य बहुमत, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है देखते हैं। संविधान संशोधन का यह तरीका सामान्य है, यानी इसमें कोई हमें विशेष प्रक्रिया नहीं अपनानी होती, और संसद इन मसलों पर 368 को अपनाए बिना संशोधन कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है, उसका एक अच्छा उदाहरण है जैसे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण और राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ाना। यदि मान लीजिए हमें कोई नया क्षेत्र भारत की टेरिटरी में मिलाना है या कोई नए राज्य का निर्माण करना है, तो हमें उसके लिए 368 का उपयोग करना ज़रूरी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन से अनुच्छेद है जिसमें हमें 368 का इस्तेमाल किए बिना हो जाते, तो आपको याद रखना है वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सामान्य बहुमत या सिंपल मेजोरिटी, जिसके लिए हमें 368 को हमें फॉलो नहीं करना होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट है ये संसद में विशेष बहुमत, या इसको हम 2/3 मेजोरिटी भी कह सकते हैं, या इसको हम स्पेशल मेजोरिटी भी कह सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है देखते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अधिकांश धाराओं पर किया जाता है, यानी भारतीय संविधान में जो अधिकतर जो संशोधन होते हैं उसमें हमें 2/3 मेजोरिटी की ही ज़रूरत पड़ती है। इस संशोधन के अनुसार संसद के दोनों सदन, यानी जो पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में हमें अलग अलग बहुमत चाहिए होता है। देखिए दोस्तों, अब कानून कैसे बनता है, अमेंडमेंट कैसे होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए हमें संविधान में कोई बदलाव करना हो,
तो अधिकतर संशोधनों में क्या होता है कि वो बदलाव डिस्कशन के लिए राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, वहाँ डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, डिबेट होती है और फाइनली उस पर वोटिंग होती है। लेकिन वोटिंग का मतलब यहाँ आधे आधे से नहीं है, वोटिंग लगभग 2/3, यदि 2/3 मेजोरिटी उस अमेंडमेंट को मिल जाती है तब वो पास माना जाता है। दोनों सदनों से लगभग हमें 2/3 बहुमत चाहिए। संसद में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी है। उदाहरण, यदि मान लीजिए उस समय 400 सदस्य मौजूद हैं तो उसमें से 267 सदस्यों का वोट पक्ष में होना जरूरी है, तभी वह संशोधन कानून का रूप ले पाएगा या वो अमेंड हो पाएगा। उसके बाद तीसरा तरीका, ये कठोर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कठोर संविधान का, वह है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा। देखिए दोस्तों, विशेष बहुमत क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मैं आपको बता चुका था जब हमें संसद से 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अब कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं संविधान के लिए भी और देश के लिए भी, तो उनके लिए हमें चाहिए होता है एक अलग प्रोसेस, जिसको हम तीसरा प्रोसेस कहते हैं, वो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा। इसमें क्या होता है देखते हैं। संविधान में यह तरीका मौलिक अधिकार और कार्यपालिका की शक्तियों के इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के संशोधन में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये कह रहा है कि अगर हमें मौलिक अधिकारों में कोई चेंज करना होता है, कार्यपालिका की या केंद्र राज्यों की शक्तियों में कोई परिवर्तन करना होता है, तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता तो होती है। साथ साथ इसके कुल राज्य, जैसे अभी भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28 हैं और 8 यूटी है, तो लगभग आधी विधानसभाएं, अगर हम 28 का आधा करें तो लगभग 14, यानी 15 से पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद वो संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता और इस तरीके से ये संशोधन पास हो जाते हैं। तो ऐसा ही संशोधन पहले भी हुए हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार 1977 में अमेंडमेंट 44 में इसी प्रकार का संशोधन एक किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रोसेस आपको समझ आए होंगे। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संविधान संशोधन की विषय वस्तु, यानी संविधान में किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं या उसके प्रकार क्या है। तो पहला जो संशोधन जो होता है, यानी जो टाइप होते हैं, यानी किस किस प्रकार के संविधान में होते हैं, तो पहला जो संशोधन का जो प्रकार है वह तकनीकी या प्रशासनिक संशोधन। इस प्रकार के संशोधन का संबंध संविधान की व्याख्या करना, थोड़ा बहुत संशोधन करना होता है। उदाहरण, जैसे न्यायाधीश की आयु सीमा 60 से 62, 15वां संशोधन। तो दोस्तों ये जो संशोधन होते हैं, लगभग इन चीज़ों का संबंध जनता से नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि ये टेक्निकल संशोधन होते हैं। लगभग संविधान में कोई जैसे चेंज करना, थोड़ा बहुत चेंज, जैसे न्यायाधीश जो हमारे चीफ जस्टिस है, जैसे उनकी पहले आयु 60 वर्ष थी, 15वें संशोधन के द्वारा उसको कितना कर दिया, 62 वर्ष कर दिया। उसके बाद अगला अगला उदाहरण जो है, जैसे न्यायाधीश का वेतन में वृद्धि करना, तो उसके लिए हमने कौन सा संशोधन अपनाया, 55वां संशोधन अमेंडमेंट अपनाया है, इस टाइप की। फिर जो दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आम सहमति द्वारा संशोधन। आम सहमति का मतलब है जो संसद में या लोगों की डिमांड होती है, इस तरीके संशोधन होता है। यह संशोधन समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। उदाहरण, दल बदल विरोधी संशोधन, जो 52वां यानी 52 जो अमेंडमेंट है वो दल विरोधी संशोधन है। उसके बाद ये जो आपका संशोधन है, संशोधन नंबर 61, ये आपका बहुत मूल्यवान है, आपको पता होना चाहिए कि मताधिकार की जो आयु है, यानी जो राइट टू वोट का जो राइट है, पहले उसकी आयु 21 साल हुआ करती। शायद आपको पता होगा कि 1989 से पहले जो राइट टू वोट का जो अधिकार था वो केवल 21 वर्ष के लोगों के लिए था, लेकिन 61वें संशोधन के द्वारा इस आयु को 21 से 18 कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण संशोधन और भी है जो आम सहमति द्वारा लागू हुआ था, वह पंचायती राज अमेंडमेंट 73। बहुत ज़्यादा मूल्यवान ये अमेंडमेंट है और वैसे इसको चैप्टर नंबर हम 8 में लोकल गवर्नमेंट में इसको हम कवर
कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है 73 जो अमेंडमेंट है वो भारत की पंचायती व्यवस्था से जुड़ा है और 74 जो अमेंडमेंट है वो भारत की नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद थर्ड जो इसका टाइप है वह संविधान की व्याख्या संबंधी संशोधन। दोस्तों इस संशोधन में क्या होता है कि ये जो संविधान संशोधन होते हैं, जब कभी सरकार और राज्य के बीच, सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं तो तब जाकर ये संशोधन जन्म लेते हैं। ऐसा हमें लगभग 1970 और 60 के दशक में काफ़ी देखने को मिला। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने उस समय काफ़ी ऐसे संशोधन किए थे जो काफ़ी विवादास्पद भी थे या जो संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ थे। न्यायपालिका व सरकार के बीच कई बार मतभेद हो जाते हैं। उदाहरण नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में मतभेद, संपत्ति के अधिकार को लेकर मतभेद। 1960 या 70 के दशक में ऐसे हमें मुद्दे देखने को मिले थे कि उस समय एक न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक अप्रत्यक्ष तरीके से एक विवाद चला कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या चीज़ हमारे लिए महत्व रखती है। सरकार का मत था कि नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए महत्व रखते हैं, लेकिन न्यायपालिका का यहाँ पर कहना था कि मौलिक अधिकार हमारे लिए या लोगों के लिए महत्व रखते हैं। अब ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इसको मैं आपको आने वाली वीडियो चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से समझाऊंगा। तो जब न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई वाद विवाद होता है किसी विषय को लेकर, तो इस समय क्या होता है कि सरकार का पक्ष थोड़ा मजबूत हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास ये राइट होता है संशोधन करने का, ना कि न्यायपालिका को। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे उदाहरण दिया कि जब शाहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसके तुरंत बाद राजीव गांधी की सरकार ने एक नया मुस्लिम प्रोडक्शन लॉ करके लाया जो उस फैसले को बिल्कुल उल्टा यानी पलट दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उस कानून से क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो ऐसे संशोधन इस तरीके से बाहर आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा, और अगला जो हमारा चैप्टर होगा बाकी टॉपिक्स को हम क्या कर लेंगे, साथ साथ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो आज मैंने आपको समझाया काफ़ी मूल्यवान टॉपिक था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन प्रक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कर देना, थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय बाय।